एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं और अपनी स्टडीज को मन लगा के बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था दर्पण सूत्र। उत्तल और अवतल दर्पण दोनों के लिए मैं वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध भी करवा चुकी हूँ और साथ ही साथ हमने इनके लिए दर्पण सूत्र भी निकाला था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का आपका क्वेश्चन है, रेखीय आवर्धन क्या है। आपको उत्तल और अवतल दर्पण दोनों के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र निकालना है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक क्या बोला मैंने। आज हमें लीनियर मैग्निफिकेशन यानी कि रेखीय आवर्धन की परिभाषा और इसका सूत्र निकालना है, दोनों दर्पण के लिए, उत्तल के लिए भी और अवतल दर्पण के लिए भी। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको रेखीय आवर्धन की डेफिनेशन की रेखीय आवर्धन है क्या। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे मैं आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से भी एक्सप्लेन करूंगी। अब इसे डेफिनेशन सुनो ध्यान से और साथ ही साथ लिखते भी चलना। रेखीय आवर्धन कहते हैं किसे रेखीय आवर्धन को, इसे m से दर्शाते हैं, स्मॉल m से बेटा इसे दर्शाते हैं। चलिए अब आते हैं हम कहाँ, डायग्राम पे। आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है कि दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। चलिए क्या बोला मैंने बताया कि दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहा जाता है और इसे अक्षर स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होगा कि रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात। प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन में आएगा क्या, वस्तु की लंबाई। ये है इसकी डेफिनेशन। और अगर इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिखें तो रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई हम मानेंगे कैपिटल I और वस्तु की लंबाई हम मानेंगे O, यानी कि m बराबर होता है I अपॉन O। ये है रेखीय आवर्धन का सूत्र। अब हमें उत्तल और अवतल दर्पण दोनों के लिए रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए मैं एक निकाल के बताऊंगी, दूसरा आप लोग खुद निकाल लोगे। बहुत आसान है, बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। तो निकालते हैं। चलिए अब हम निकालते हैं रेखीय आवर्धन के लिए। चलिए अब हम निकालते हैं रेखीय आवर्धन का सूत्र अवतल दर्पण के लिए। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका डायग्राम, और डायग्राम है कुछ इस प्रकार से कि एक अवतल दर्पण है आपके सामने जो अंदर की ओर दबा हुआ होगा और बाहर की ओर उठा हुआ होगा। उसे हम कहते हैं कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण का अगर हम सेंटर लाइन देखें जिसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, तो वो ये बना दिया हमने। और मुख्य अक्ष पर ही इसके सामने कोई वस्तु रखी हुई है, वस्तु का नाम है बेटा AB। ये रखी हुई है एक वस्तु, वस्तु का नाम है AB। AB एक वस्तु है, MTN एक अवतल दर्पण है। वस्तु से होकर दो किरणें दर्पण पर आपतित होती है। पहली किरण सीधे ध्रुव की दिशा में आपतित होती है, तो ध्रुव से टकराकर ऐसे परावर्तित हो जाती है। ठीक है, मतलब बीच वाला लाइन जो मुख्य अक्ष है वो अभिलंब बन जाएगा। ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण।
जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से किरण का क्या हो गया, परावर्तन हो गया। ठीक है, दूसरी किरण जो है, दूसरी किरण इस दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है, सीधे सीधे। तो वो भी जिस दिशा से आती है वक्रता केंद्र की ओर, उसी दिशा से वापस चले जाती है। जैसे किरण आएगी वैसे ही वापस चली जाती है। हम देखते हैं कि दोनों ही किरणें, एक मिनट है ना, इसको थोड़ा सा, और मैंने बहुत ज्यादा दूर बना दिया था, फिर से की बना लेते हैं इसको। इसको अगर हम बनाए तो ये कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दोनों ही किरणें, एक किरण आपतित हुई ध्रुव की दिशा में, इसका परावर्तन हो गया। दूसरी किरण आपतित हुई वक्रता केंद्र से होकर, ये जिस दिशा से आई उसी दिशा में वापस लौट गई। दोनों किरणें जहां जाकर टकराती हैं यानी कि काटती हैं एक दूसरे को, वही बनता है बेटा प्रतिबिंब। ये रहा प्रतिबिंब, जो कि है उल्टा। ए भी वस्तु है तो ए डैश बी डैश क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, जो कि होगा वस्तु से छोटा और उल्टा, वस्तु से छोटा और उल्टा। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए सामने एक वस्तु रखी हुई थी, एक किरण ध्रुव की दिशा में आपतित हुई, सीधे सीधे परावर्तित हो गई। ठीक है, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से इसका परावर्तन हो गया। दूसरी किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होगी, तो जैसे आएगी वैसे ही ये किरण वापस चली जाएगी। तो दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर जाकर काटेंगी वहीं पर बनेगा क्या, प्रतिबिंब। तो ये बन गया क्या, प्रतिबिंब। ठीक है, अब जब प्रतिबिंब बन गया, आप साइड हेडिंग दोगे अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र। ठीक है, और इसमें आप लिखोगे कि MPN एक अवतल दर्पण है जिसके सामने मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी हुई है AB, और AB वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है, P उसका ध्रुव है। अब आप देखो यहाँ पे ABP, आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ABP एक त्रिभुज है। त्रिभुज कौन सा, ABP। वाह, एक और त्रिभुज दिख रहा होगा, A डैश B डैश P। P बिंदु दोनों त्रिभुज में कॉमन है। कौन कौन सा त्रिभुज, ABP ये बड़ा वाला त्रिभुज, A डैश B डैश P ये छोटा वाला त्रिभुज। दोनों त्रिभुज में एक बात कॉमन है कि ABP में B बिंदु पर समकोण बन रहा है, और A डैश B डैश P में भी B डैश बिंदु पर समकोण बन रहा है। मतलब ये दोनों त्रिभुज में एक कॉमन पॉइंट है P, और दोनों ही त्रिभुज कैसे हैं, समकोण है। ABP व त्रिभुज A डैश B डैश P कैसे हैं, समकोणिक हैं, समकोणिक हैं। कौन कौन से त्रिभुज, A डैश B डैश P और ABP दोनों त्रिभुज समकोणिक हैं। जब दोनों त्रिभुज समकोणिक हो तो इनके लंब और इनके आधार दोनों आनुपातिक भुजाएं होती है, लेकिन इनका मान आप ऊपर के अनुसार रखोगे कि पहले प्रतिबिंब की लंबाई बाद में वस्तु की लंबाई, मतलब पहले प्रतिबिंब वाला मान रखना है और फिर वस्तु वाला। तो पहले प्रतिबिंब वाले मानों को रखिए आप कि ये क्या है, A डैश B डैश, A डैश B डैश हो गया क्या, लंब। K बटे में उल्टा कर दो, K बटे में क्या आएगा बेटा, AB। एक त्रिभुज है ये वाला जिसका नाम है ABP। ठीक है, दूसरा त्रिभुज है ये वाला, उल्टा करके बना रही हूं अब मैं, इसको भी मैंने पलट दिया, इसका नाम है A डैश, उल्टा कर दिया B डैश P। दोनों त्रिभुज में ये वाला एंगल कैसा है, समकोण, तो दोनों की आनुपातिक भुजाएं भी बराबर होंगी। तो क्या करना है, A डैश B डैश के बटे में अगर AB है तो B डैश P के बटे में क्या होगा, BP। B डैश P के बटे में क्या होगा, BP होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, B डैश P के बटे में आ गया BP। अब देखिए, ध्रुव से लेके वस्तु तक की दूरी होती है U, ध्रुव से लेके वस्तु तक की दूरी होती है U, लेकिन लेफ्ट के लिए माइनस में। ध्रुव से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी होती है V, प्रतिबिंब तक की दूरी होती है V, और ये भी माइनस में। अब मान लीजिए ये जो वस्तु है, वस्तु की लंबाई है बेटा O, लेकिन चूंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर है वस्तु तो प्लस का O। ये प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा,
वस्तु से छोटा लेकिन मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ है, तो हम बोलेंगे वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई है I, लेकिन I काय में माइनस में। माइनस का I क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है, यानी कि मुख्य अक्ष के नीचे है। तो माना वस्तु की लंबाई O है, प्रतिबिंब की लंबाई I है, बट उल्टे प्रतिबिंब के कारण माइनस में। वस्तु तक की दूरी U है, प्रतिबिंब तक की दूरी V। तो हम यहाँ लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार बेटा मान रखिए सीधे सीधे कि a डैश b डैश, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, a डैश b डैश का मान क्या है? तो a डैश b डैश का मान है बेटा माइनस i के बटे में ab का मान क्या है? ab का मान है प्लस का o के बराबर में b डैश p का मान कितना है? तो b डैश p यानी कि प्रतिबिंब तक की दूरी जो कि होती है माइनस v के बटे में वस्तु तक की दूरी क्या है? तो वस्तु तक की दूरी यानी कि BP, और BP का मान क्या है? माइनस का U। ठीक है, अब ये प्रतिबिंब भी माइनस में और प्रतिबिंब तक की दूरी भी, तो हम इन दोनों माइनस को कैंसिल करें तो बचेगा क्या? I अपॉन O बराबर माइनस आ जाएगा सामने माइनस का V अपॉन U। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 2। अब क्या कर सकते हैं? समीकरण 1 और समीकरण 2 में एक चीज कॉमन है, वो है बेटा I अपॉन O। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करना है? समीकरण 1 बोल रहा है कि m बराबर है I अपॉन O, जबकि 2 बोल रहा है कि I अपॉन O बराबर है माइनस का V अपॉन U। यही अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र है। ये जो आया है m बराबर I अपॉन O और इसके बराबर में माइनस का V अपॉन U, यही इस अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन m का सूत्र है। अब एक और बात, इसी चित्र को उल्टा अगर मैं बना दूं, कैसे? तो ये है अवतल दर्पण, अगर इसकी जगह हम कौन सा दर्पण बनाएं? उत्तल दर्पण। क्या मैं दूरियां मिटा सकती हूँ? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो कम से कम डिस्टेंस कम होगा और स्पेस बचेगा। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर ये MPN था, यहाँ पर हम एक दर्पण बनाएं जो कि कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण के लिए सेम लॉजिक, सेम जो आपने किया, उत्तल दर्पण मतलब जो बाहर की ओर उठा हुआ हो, अंदर की ओर पॉलिश हो। ठीक है, ये है उत्तल दर्पण। इसके सामने कोई वस्तु रखी हुई है मुख्य अक्ष पर, जिसका नाम है बेटा AB। AB से होकर दो किरणें आप आपतित करवाइए, एक सीधे ध्रुव की ओर, ये है ध्रुव, ध्रुव की ओर हो गया इसका परावर्तन। ठीक है, दूसरी किरण इससे होकर आपतित करवाइए वक्रता केंद्र की ओर, तो वक्रता केंद्र की दिशा में। वक्रता केंद्र की दिशा में जब आप अवतल दर्पण पर किरण को आपतित करवाओगे तो क्या होगा? ये है इसका वक्रता केंद्र, यहाँ कहीं होगा, है ना? यहाँ कहीं अगर इसका वक्रता केंद्र है और इसकी दिशा में अगर आप किरण को आपतित करवा रहे हो तो वो किरण परावर्तन पश्चात कुछ यूं चली जाएगी, लेकिन जब आप इसको पीछे की ओर मिलाएंगे तो ये जाकर इस बिंदु पर मिल जाएगी। अब अगर इस किरण को आपतित किरण बोलें, ये किरण है परावर्तित, और परावर्तित किरण को पीछे की ओर मिलाएं तो यहाँ कहीं इस AB वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश। ठीक है, अब आप देखो इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं, इस चित्र के अनुसार ये ध्रुव है, तो ये है बेटा P, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, इसको हमने पीछे की ओर खींचा, वक्रता केंद्र पर मिला दिया, है ना? वक्रता केंद्र पर मिला दिया, ये कुछ ऐसे परावर्तित हो जाती हैं। तो दोनों किरणें जहां जाकर मिली वहीं पर क्या बन गया? प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कैसा बना है? सीधा बना है। यहाँ तक की कहानी क्लियर? डायग्राम बस बनाना सीख लो आप। इसी सूत्र में मान रख के, क्या मान रख के कि भैया प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई आएगी काय में? प्लस में, तो O। अब प्रतिबिंब जो बना वो भी सीधा है, तो प्रतिबिंब तक की दूरी क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी? I। अब माइनस आना है क्या? नहीं। तो इसी सूत्र में सेम निकालना, समकोणिक यहाँ पे भी बनेंगे, A डैश B डैश P बनेगा, A B P बनेगा, AB के बटे में A डैश B डैश
बीपी के बटे में पीवी डैश, जैसे मान थे वैसे ही आएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आई अपॉन ओ तो आएगा लेकिन आई माइनस का नहीं आएगा, काय का आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा नहीं है, सीधा है। और अब वस्तु तक की दूरी अगर u हो माइनस में तो प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होगी? v, जो कि काय में होगी? प्लस में। तो ये जो माइनस का v है ये प्लस का v बन जाएगा, माइनस का i। सेम फॉर्मूला, सेम सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना सा अंतर है कि यहाँ माइनस आपको नहीं लगाना, बस बाकी फॉर्मूला सेम निकल के आएगा। आप बस डायग्राम बदल देना, ये उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहीं से मैंने अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के फॉर्मूले आपको निकालना बता दिए। ए बी पी एक त्रिभुज लेना, ए डैश बी डैश पी दूसरा त्रिभुज लेना। कैसे आया? तो जैसे इसमें परावर्तन करवाया था वैसे इसमें करवाया। एक किरण ध्रुव की दिशा में आपतित हुई, परावर्तन हो गया। दूसरी किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हुई, इसका भी परावर्तन। दोनों किरणों को हमने पीछे की ओर खींचा तो मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब हमें मिल गया। बात आप याद रखिएगा, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक है तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान सदैव धनात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन m का मान, सॉरी उल्टा बोल दिया, चूंकि अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और उल्टे बनने के कारण इसका मान सदैव काय में आता है? ऋणात्मक आता है। जब हम सॉल्व करते हैं ना इक्वेशन में तो रेखीय आवर्धन का मान यानी कि m का मान वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि अवतल दर्पण के लिए सदैव ऋणात्मक प्राप्त होता है और आभासी प्रतिबिंब के लिए सदैव धनात्मक प्राप्त होता है। ठीक है, ये आप नोट कर लेना कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन ऋणात्मक प्राप्त होता है जबकि आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन धनात्मक प्राप्त होता है। आई होप आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब अगले लेक्चर में मैं आपको अपवर्तन समझाऊंगी और अपवर्तन के नियम और उसके बाद हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आया है? वीडियो अगर अच्छा लगा है कि कुछ काम का कंटेंट हमें मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। क्विज अगर नहीं लगा रहे हो इंस्टाग्राम पे तो वो भी आप लगाओ, वो भी आप ही के लिए है बेटा, कुछ किसी दूसरे के लिए हम नहीं डाल रहे हैं। और अगर कोई कमी है तो वो भी आप हमें बता सकते हो कि मैम ये है। हम पूरा प्रयास करेंगे आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करने का और जल्दी जल्दी आपको नए नए लेक्चर्स देने का। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।